गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम आपकी मैथ्स की बुक का चैप्टर नंबर 4 सिंपल इक्वेशंस पढ़ेंगे। तो जब भी हम सिंपल इक्वेशंस के बारे में सोचते हैं तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज इक्वेशन। ओके, तो इक्वेशन हैज इक्वालिटी साइन बिटवीन टू साइड्स। दीज साइड्स आर LHS लेफ्ट हैंड साइड एंड RHS राइट हैंड साइड। अब इसका मतलब क्या है वो चीज देखिए, ठीक है। सपोज पहले तो अपने पास इक्वेशन जब भी हम लिखेंगे तो हमारे पास दो चीजें होना जरूरी है, एक वेरिएबल ओके और एक हमारे पास होना चाहिए कांस्टेंट। ओके, सिंगल वेरिएबल एंड सिंगल कांस्टेंट। कई इक्वेशंस जो सिंपल इक्वेशन होती है वो सिंगल वेरिएबल के साथ होती है, अगर कॉम्प्लेक्स इक्वेशन लिखोगे तो वो 2-3 मोर वेरिएबल्स के साथ हो सकती है। तो वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल एक ऐसी चीज होती है जिसकी वैल्यू जो होती है वो अकॉर्डिंग टू कंडीशंस चेंज होती है, और कांस्टेंट का वैल्यू कहीं पर भी रखेंगे उसका वैल्यू एक ही रहता है। ओके, तो वेरिएबल हम जिससे भी डिनोट करते हैं सिंपली XYZ से डिनोट करते हैं। तो कहीं पर MNL अल्फाबेट्स जो हैं जो इंग्लिश के, तो वहां से हम कर सकते हैं। तो कुछ एक कांस्टेंट के लिए भी यूज करते हैं, तो वो हम बाद में देखेंगे। तो पहले हम एक सिंपल इक्वेशन लिखते हैं, x+3 इज इक्व टू 5। x+3 इज इक्व टू 5। तो मैंने ये बोला था इक्वेशन हैज इक्वेलिटी साइन, ठीक है। इक्वेलिटी साइन ये रहा, इक्वल्स टू का साइन होना चाहिए बिटवीन टू साइड्स। बिटवीन टू साइड्स, वन साइड इज लेफ्ट हैंड साइड क्योंकि ये लेफ्ट साइड पे है और ये लेफ्ट साइड पे है, और वन सेकेंड साइड इज राइट हैंड साइड जो कि राइट साइड पे होगी। तो जो लेफ्ट साइड पे है उसको लेफ्ट हैंड साइड और जो राइट साइड पे है उसको राइट हैंड साइड बोलेंगे। तो ये हमारे पास होगा। इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर जो लेफ्ट हैंड साइड है इसके अंदर जो भी वेरिएबल का वैल्यू रखोगे उसका वैल्यू रखने के बाद इसकी सेकंड के इक्वल आना चाहिए। सेकंड यानी RHS साइड के इक्वल आना चाहिए, तो ये इक्वल्स टू का साइन है बीच में। तो ये इक्वेशन हमारी बन गई है, ठीक है। दोबारा बता रहा हूं, देख लो। ये इसका मतलब ये है कि LHS में जो भी वैल्यू हो उस वैल्यू की, जो भी हमारे पास इक्वेशन का पार्ट है उस इक्वेशन में जो भी वैल्यू बनेगी वो RHS की वैल्यू की क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। ओके, तो अब सबसे पहले हम इसी चीज को ध्यान में रखते हुए इक्वेशंस को बनाना सीखते हैं। मेक इक्वेशन विद स्टेटमेंट्स। तो पहले हमारे पास है द सम ऑफ 3 टाइम्स x एंड 11 इज 32। ओके, तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट से हमने इक्वेशन को बनाना है। द सम ऑफ 3 टाइम्स ऑफ x। सम मतलब एडिशन, क्लियर। और द सम ऑफ 3 टाइम्स ऑफ x यानी x का 3 टाइम्स, 3 मल्टीप्लाई विद x। तो 3 मल्टीप्लाई विद x इट मीन्स 3x, 3 टाइम्स ऐसे लिखते हैं। तो एडिशन पहले बोल दिया था, सम ऑफ 3 टाइम्स ऑफ x एंड 11 इज 32। इज 32 मतलब इक्वल्स टू 32। इस तरीके से स्टेटमेंट बनेगा। दोबारा देख लो, द सम, पहले हम एडिशन का सिंबल यूज करेंगे, 3 टाइम्स ऑफ x, 3 टाइम्स ऑफ x एंड 11 इज 32। ओके, इसी के अकॉर्डिंग नेक्स्ट इक्वेशन देख लेते हैं। इफ यू सब्सट्रैक्ट 5 फ्रॉम 6 टाइम्स ऑफ अ नंबर यू गेट 7। देखो, इससे पहले वाली इक्वेशन में हमारे पास क्या था? वेरिएबल गिवन था x। ओके, और यहां पर अपने पास कोई नंबर जो भी है वो हमें नहीं पता है क्या है, तो वेरिएबल हो गया क्योंकि कंडीशंस के अकॉर्डिंग उसका वैल्यू चेंज हो सकता है। इफ यू गेट सब्सट्रैक्ट 5 फ्रॉम 6 टाइम्स ऑफ अ नंबर। अब ये नंबर हम सपोज कर लेंगे, कोई भी XYZ जो आप सपोज करना चाहो। मैं एक्सपोज कर लेता हूं। तो इसने बोला है इफ यू सब्सट्रैक्ट 5 को सब्सट्रैक्ट करना है किसमें से? आई डोंट नो। इसमें बोला हुआ है 6 टाइम्स ऑफ अ नंबर, 6 टाइम्स ऑफ अ नंबर। नंबर मैंने मान लिया x। ओके, you get 7, क्लियर। तो इसके अंदर देखो, you subtract 5 from 6 times of a number, 6 times of a number that is x is equals to 7। ये हमारे पास होगी सेकेंड इक्वेशन। नेक्स्ट इक्वेशन इज दिस, 1/4 of m is 3 more than 7। ओके, 1/4 of m is 3 more than 7। अब इसमें एडिशन सब्सट्रैक्शन नहीं है, लेकिन इसमें बहुत कुछ बोल दिया गया है, वो हमें करना है। 1/4 of m, पहले स्टेटमेंट का वैल्यू हम लिख लेंगे 1/4 of m यानी m का 4th पार्ट डिवाइड बाय 4।
क्लियर? इज 3 मोर देन 7. ओके, इज 3 मोर देन 7 मतलब 7 से कितना ज्यादा है? वो 3 ज्यादा है. ठीक है, तो इसका मतलब 1/4 ऑफ m इज 3 मोर देन 7. इज 3 मोर देन 7. तो हम क्या चीज इसमें करेंगे? इज 3 मोर देन 7 है, तो इसका मतलब ये हो गया कि हमारे पास आंसर तो 3 आएगा. क्लियर? हमारे पास आंसर क्या आएगा? 3. 1/4 ऑफ m इज 3 मोर देन 7. ओके, मतलब 7 से कितना ज्यादा है? ये 3 ज्यादा है. दोबारा देख लो स्टेटमेंट को, मैं दोबारा यहां लिख के दिखाता हूं. हमने ये बोला है कि m का 4th पार्ट जो है दैट इज 3 हो सकता है. किससे 3 ज्यादा है? वो 7 से 3 ज्यादा है. तो ज्यादा का हम कैसे पता लगाएंगे? दोनों को सब्सट्रैक्ट करके. तो m/4 में से 7 को माइनस कर देंगे, तो वो कितना ज्यादा हो गया? 3 ज्यादा हो गया. ये पार्ट 7 से कितना ज्यादा है? 3 ज्यादा है. इसी तरीके से 1/3 ऑफ अ नंबर प्लस 5 इज 8. ओके, हमने कोई नंबर चूज करना है, कोई x चूज कर लो. ओके, 1/3 इसका 3rd पार्ट यानी बाय 3. ओके, प्लस 5 इज 8. ये हमारे पास इक्वेशन होगी. क्लियर? इसी तरीके से मेक स्टेटमेंट फ्रॉम इक्वेशन. अब हमने उल्टा चलना है कि स्टेटमेंट इक्वेशन हमें गिवन है. ओके, और हमने इससे स्टेटमेंट बनाना है. तो x - 5 इज 9. ओके, तो सब्सट्रैक्ट 5 फ्रॉम x. यही तो गया, सब्सट्रैक्ट 5 फ्रॉम x इज 9. तो लिख देंगे सब्सट्रैक्ट 5 फ्रॉम x इज 9. दैट्स योर स्टेटमेंट. क्लियर? इसी तरीके से हम आगे चलेंगे. 5p इज इक्वल टू 20 यानी 5p दैट मीन्स 5 टाइम्स ऑफ p इज 20. 5 टाइम्स ऑफ p इज 20. क्लियर? इसी तरीके से हम आगे देख लेते हैं. नेक्स्ट इक्वेशन इज दिस. ओके, अब इसमें एडिशन भी है और 3 टाइम्स भी है. तो हम यहां लिखेंगे एडिशन ऑफ या द सम ऑफ लिख सकते हो आप. ओके, 3 टाइम्स ऑफ n एंड 7 इज 1. ओके, इस तरीके से हम लिख सकते हैं. इसी तरीके से देखो नेक्स्ट वन. m/5 - 2 इज इक्वल टू 6 यानी m/5 है दैट मीन्स 5th पार्ट ऑफ m. ओके, और इसमें से हमने क्या सब्सट्रैक्ट करना है? 2 दैट इज 6. तो सब्सट्रैक्ट 2 फ्रॉम 1/5 of a number m is 6. ये हमारे पास स्टेटमेंट हो जाएगा. इसी तरीके से अब ये हमारे पास हो गया स्टेटमेंट को बनाना. अब नेक्स्ट स्टेप इज चेक द गिवन नंबर्स इज सेटिस्फाइंग द इक्वेशन और नॉट. ओके, मतलब यस और नो में बताना है कि ये जो इक्वेशन है वो वेरिएबल यानी x यहां पर वेरिएबल है, इसके इस वैल्यू के लिए सेटिस्फाइड है या नहीं है. तो मैंने पहले ही बोला था इक्वेशन में इक्वालिटी होना जरूरी है. मतलब ये नंबर जैसे ही हम इसमें लिखें तो ये दोनों साइड क्या आनी चाहिए? इक्वल आनी चाहिए. तब हमारा परफेक्ट बनेगा कि इस नंबर पे ये नंबर जो है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है. ठीक है, तो इसमें 2 साइड्स हैं, एक LHS है और एक RHS है. दोनों को अलग अलग सॉल्व करना है. RHS इज इक्वल टू 0 है इसमें से, बट इसमें कितना है? x + 3. नाउ वी हैव टू पुट x इज इक्वल टू 3 पुट करेंगे तो 3 + 3 इज इक्वल टू 6. अब देखो RHS बन रहा है 0 और LHS बन रहा है 6. इट मीन्स LHS और RHS का जो कंप्लीट वैल्यू है वो इक्वल नहीं आ रहा है इस x इक्वल टू 3 पे. सो ये जो 3 है x इज इक्वल टू 3 ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई
नहीं करता है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे नो, ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। इसी तरीके से m/3 इज इक्वल टू 2, इसमें हमने लिखना है -6। ओके, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर LHS अलग रखेंगे और RHS को अलग। RHS कितना है 2 है और LHS कितना है m/3। नाउ वी पुट द वैल्यू ऑफ m इज इक्वल टू -6/3 दैट इज इक्वल टू -2। तो अब देखो ये +2 है और ये -2 है, दोनों इक्वल है क्या? नहीं, नहीं, दोनों इक्वल नहीं है। तो कंप्लीट वैल्यू ऑफ LHS नॉट इज इक्वल टू RHS, सो this value is also not satisfying this equation. Next one is solve the following equation by trial and error method. अब हमने क्या करना है, इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, किसकी हेल्प से? ट्रायल एंड एरर मेथड। अब देखो P जो है यहाँ पर, इक्वेशन सॉल्व करने का मतलब ये होता है कि इक्वेशन में जो भी वेरिएबल प्रेजेंट है वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दैट पर्टिकुलर वेरिएबल। ओके, तो उस पर्टिकुलर वेरिएबल का हमने वैल्यू निकालना है, तो इक्वेशन सॉल्व हो जाती है। ओके, तो हमने क्या करना है, इसमें RHS तो कांस्टेंट है, उसका वैल्यू कितना है? 17 है, बट LHS हमारे पास जो है वो किसकी वैल्यू पर डिपेंड करती है? P की वैल्यू पर डिपेंड करती है। तो पहले हम जो फर्स्ट पार्ट करेंगे वो P 0 रखकर देखेंगे। ओके, 0 रखकर देखेंगे तो हमारे पास क्या होगा, 5 × 0 + 2 कितना हुआ? 5 × 0 0, 0 + 2 इज इक्वल टू 2। तो ये 2 जो है वो 17 के इक्वल नहीं है, इट मीन्स P = 0 नहीं हो सकता। सेकेंड हम रखेंगे P इज इक्वल टू 1, 1 रखोगे तो 5 × 1 + 2 कितना हुआ? 5 × 1 = 5, 5 + 2 7, ठीक है, तो 5 + 2 इज इक्वल टू 7, 7 इज नॉट इक्वल टू 17। नेक्स्ट थर्ड हम ट्राई करते हैं, P इज इक्वल टू 2, 2 हम रखेंगे तो 5 × 2 + 2 कितना हुआ? 5 × 2 = 10, 10 + 2 इज इक्वल टू 12 एंड 12 इज नॉट इक्वल टू 17। नेक्स्ट हम रखेंगे, इसी तरीके से हम ट्राई करते जाएंगे, है ना। 3 रखोगे तो P इज इक्वल टू 3, 5 × 3 + 2, ओके, तो 5 × 3 = 15, 15 + 2 17, तो 17 इज इक्वल टू 17। इट मीन्स P इज इक्वल टू 3 इज योर आंसर। ओके, एट विच LHS इज इक्वल टू RHS। तो वेरिएबल की वैल्यू क्या होगी? 3, जिसके ऊपर हमारा LHS और RHS के बीच में इक्वालिटी का साइन आता है। तो सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन इज P इज इक्वल टू 3। इसी तरीके से हम इस इक्वेशन को भी सॉल्व कर सकते हैं। अब इस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करोगे? वैसे ही हमारे पास RHS तो कंफर्म है, वो कितना है? 14 है, बट LHS हम देखेंगे तो LHS में 3m - 14 है। ओके, तो इट मीन्स फर्स्ट वी हैव टू पुट m इज इक्वल टू 0, 0 हम पुट करेंगे, और RHS हमारे पास 4 है, सॉरी 4 है ना, तो m इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो 3 × 0 - 14, 3 × 0 0, 0 - 14 इज इक्वल टू -14। इसी तरीके से 2 रखोगे, m इज इक्वल टू 1, सेकेंड बार हम 1 रखेंगे तो 1 - 14 कितना हुआ? 3 × 1 = 3 - 14 इज इक्वल टू -11। अब हमने 4 लिख कर आना है इसी तरीके से, तो हम क्या नंबर चूज करें तो जिससे ये आंसर आ जाए। तो मैं ऐसे ही करते करते आपने देखते जाना है, तो मैं अपनी तरफ से चूज कर लेता हूँ m इज इक्वल टू, ऐसे आपने करते जाना है, ठीक है, m इज इक्वल टू 2, m इज इक्वल टू 3, इस तरीके से, है ना। तो मैं m इज इक्वल टू 6 पुट करके देख रहा हूँ, तो 3 × 6 - 14, 3 × 6 = 18, 18 - 14 इज इक्वल टू 4। ओके, 18 - 14 इज इक्वल टू 4। इस तरीके से हमने इसको चूज कर लिया एंड 4 इज इक्वल टू 4। सो m इज इक्वल टू 6 पे हमारा जो है वो LHS जो है इक्वालिटी पे आ गया है, किससे? RHS के। सो द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन इज m इज इक्वल टू 6। क्लियर? नेक्स्ट वन, अब हमारे पास कोई लॉन्ग स्टेटमेंट है जैसे डेली लाइफ से रिलेटेड, तो इस स्टेटमेंट को भी हम इक्वेशन में चेंज कर सकते हैं। राजू's father's age is 5 years more than 3 times Raju's age. Raju's father is 44 years old. Set up an equation to find Raju's age. ठीक है,
देखो राजूज फादर्स एज जो है वो दो तरीके से कैलकुलेट की, एक तो 5 ईयर मोर देन 3 टाइम्स राजूज एज, और एक उसने डायरेक्ट बता दिया है राजूज फादर एज इज 44। तो एक साइड तो हमारे पास कंफर्म होगी जो कि फिक्स है, वो कितना हो गया 44 राजूज फादर एज। हम ये किसके लिए कर रहे हैं, राजूज फादर एज, ओके, फादर एज के लिए एलएचएस और आरएचएस को इक्वल करना चाहते हैं, बट फाइंड क्या करना है हमें, राजू का एज। तो कंपेयर हमारे पास सेकंड स्टेटमेंट में हो रहा है, ये रहा राजूज फादर्स एज इज 5 ईयर मोर देन, ठीक है, 5 ईयर मोर देन 3 टाइम्स ऑफ राजूज एज। तो राजू की एज आप सपोज कर लो, एलएचएस बना रहा हूं मैं, वो आप सपोज कर लो एक्स है, ओके। तो एक्स जो है इसके अंदर बोला हुआ है 3 टाइम्स ऑफ राजूज एज, मतलब 3 टाइम्स ऑफ राजूज एज, एंड मोर देन कितना है 5 ईयर मोर देन, है ना, तो मतलब +5। देख लो दोबारा, 5 ईयर राजूज फादर एज इज 5 ईयर मोर देन +5, ओके, 3 टाइम्स ऑफ राजूज एज, 3 टाइम्स ऑफ राजूज एज, किसमें प्लस करना है, कितना ज्यादा करना है, 3x में +5 करना है। तो इक्वेशन बन जाएगा 3x + 5 इज इक्वल टू 44। ये हमारे पास इक्वेशन बन जाएगा वेयर x इज द राजूज एज। ये क्या है, राजूज एज है, क्लियर। तो हमारे पास बन गया ना, किसकी इक्वेशन, किसकी वैल्यू फाइंड करनी थी, राजू की। तो राजू की एज के लिए हमारे पास वेरिएबल x में का इक्वेशन बन गया है। तो दैट्स ऑल, you can try your exercise 4.1, okay, on the basis of these knowledge, clear, thank you.